नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका कि जो आपकी परीक्षा फॉर्म है वो SSORD के माध्यम से कब से उसका लिंक ओपन किया जाएगा। और फिर बात करेंगे, कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है यानी क्षैतिज आरक्षण होता है, उसके अंतर्गत आपका PH आता है, एक्स सर्विसमैन आता है, और आपका जो विडो डाइवर्स महिला है और स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से उनके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी उनको वैलिड किया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन से शर्तें हैं वो आपके ऊपर फुलफिल होगी तभी आपको वैलिड किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो जल्द ही यानी फरवरी माह में सेकंड सप्ताह या दूसरे सप्ताह के आसपास आपका जो परीक्षा फॉर्म SSORD के माध्यम से भरा जाएगा, उसका लिंक ओपन कर दिया जाएगा। तो इसमें अभी 15-20 दिन आपको समय लगेगा। तो जो भी आपके प्रपत्र है वो आप तैयार करवा सकते हैं। जैसे आपका अटेंशन फॉर्म है, अभी से आप उसको तैयार करवा के रखें। आपके करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप अभी से तैयार करवा के रख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके शैक्षिक दस्तावेज है, जैसे ट्वेल्थ UG PG जो भी सर्टिफिकेट से डिग्री है, उनको आप अभी से तैयार रखें। हालांकि किसी कैंडिडेट के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपवाद में हो सकती है, तो वो अभ्यर्थी अपने नाम में, फादर्स नेम में या DO जो भी एक्सेट्रा आपके जो भी मिस्टेक है उसको आप यूनिवर्सिटी जाके या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करवा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूर भी नहीं करवाते हैं, नहीं भी करवाते हैं, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। यानी एक एफिडेविट लगेगा, वो एफिडेविट देके आप अपना शपथ दे के काम चला सकते हैं, बाद में आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो पहले टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें पहले तो आप गैर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि जब वो अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो नॉन TSP के अंतर्गत भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और TSP के अंतर्गत भी फिलअप कर सकते हैं। अब अगर किसी अभ्यर्थी ने अब जैसे आपका नॉन TSP का रिजल्ट जारी किया गया है, तो उसमें कई सारे अभ्यर्थियों के सामने कन्फ्यूजन है कि ये तो नॉन TSP की PDF है, तो इसमें TSP वाले अभ्यर्थी कैसे आ रहे हैं। तो आपका कन्फ्यूजन स्वाभाविक है। तो इसमें रूल्स होता है, DOP का, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार का रूल है कि TSP का जो अभ्यर्थी है वो नॉन TSP की सीट पर आ सकता है। ठीक है, अगर वो जो कट ऑफ जा रही है नॉन TSP की जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में इतने नंबर या उससे अबोव नंबर प्राप्त करता है, सिक्योर करता है, तो उसको नॉन TSP कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर किया जा सकता है। अब इसमें कंडीशन है कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन के समय आपको एक सर्टिफिकेट होता है, एक परफॉर्मा होता है, बनना होता है कि मेरा चयन नॉन TSP क्षेत्र के अंतर्गत चाहता हूँ या TSP क्षेत्र के अंतर्गत चाहता हूँ। अगर आप पे फॉर्म में फिलअप करते हैं कि मैं नॉन TSP क्षेत्र के अंतर्गत अपना अंतिम चयन चाहता हूं, तो आपको नॉन TSP की जो कट ऑफ गई है, अगर उतनी कट ऑफ में आप शामिल हो रहे हैं तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑप्शन नहीं देते हैं, सर्टिफिकेट या जो परफॉर्मेंस जमा नहीं करवाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बोर्ड को या विभाग को अधिकार है कि आपको ऑटोमेटिक ही TSP क्षेत्र में कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है। यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है, तो अभ्यर्थी की दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। यह महत्वपूर्ण है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित किया जाएगा, जैसा कि मैंने जस्ट अभी बता दिया आपको। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान, ये महत्वपूर्ण है, यानी जो आपका जो TSP का जो पोस्ट होती है, तो अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। यानी इसमें बाहरी राज्य के व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना आपको। अगर कोई अभ्यर्थी ने बाहरी राज्य वाले अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, अगर वो एग्जाम में क्वालिफाई हो रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई बाहर कर दिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख उनको करना होता है। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा, उनको सामान्य रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, दिव्यांगजन है के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल होता है, यानी महिला होती है चाहे कौन सी कैटेगरी की हो। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है। इसके अलावा आपका उत्कृष्ट स्पोर्ट पर्सन है, और आपका जो विशेष योग्यजन है यानी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज होता है। और विज्ञापन, अगर इनकी पोस्टें खाली होती है तो इनको सामान्य प्रोसेस के द्वारा पर्टिकुलर कैटेगरी से इनको फिलअप कर दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार को या कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित रहता है। ये पदों की बात है। इसके अलावा विशेष प्रावधान वो देख लेते हैं।
जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करेंगे। तो अनुसूचित जाति आपका SC है, ST, OBC, MBC, EWS कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में आपसे पता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक और बता रखा है कि राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। हालांकि इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि EWS के काफ़ी अभ्यर्थी है। यानी फोर्थ ग्रेड ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसमें किसी भी कैटेगरी, चाहे कौन सी भी कैटेगरी हो, उसमें पर्याप्त कैंडिडेट मिल रहे हैं, कोई भी सीट इसमें वेकेंट नहीं रहेगी। और नेक्स्ट है महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रगा अनुसार कैटेगरी वाइज होगा, प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक है पहले महिला कोटे से समायोजित किया जाएगा। अब इसको आपको थोड़ा समझना है, यानी इसमें क्या बता रखा है कि महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक है पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा। तो इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो चाहे कौन सी भी कैटेगरी हो, जो सीट्स होती है जनरल की, यानी पुरुषों की वो सीट्स नहीं होती है, उसमें कोई महिला भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकती है। जैसे ST का उदाहरण देख लेते हैं, तो ST की जैसे 4056 सीट्स है, अब उसमें लगभग मैंने काउंट किया है कि 500 के आसपास से महिला अभ्यर्थी है जो ST सामान्य की सीट ले रही है, यानी इसमें रूल होता है वो टॉप कर सकती है। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि ST जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी है, जो महिलाओं की सीट होती है, पहले तो उसकी कैटेगरी से उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक है। जैसे मान मान के चलो, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर महिलाओं की सीट 100 है, कौन सी भी कैटेगरी हो, ठीक है। और जैसे ST का उदाहरण लेते हैं, अगर वहाँ पे 100 सीट्स है, अगर वहाँ पे सीट्स महिलाओं की सिर्फ 40 सीट ही फुलफिल हो पाती है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी जनरल जो ST की सामान्य की सीट्स है अगर उनमें अगर टॉप कर रही है, तो उनको टॉप नहीं किया जाएगा, पहले उनकी कैटेगरी से उनको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। यानी जो उनकी 100 सीट्स है, तो 40 से अभ्यर्थी मिल पाते हैं, तो 40 सीटें हैं जनरल से नहीं ली जाएगी। अगर वो उनके नंबर सामान्य ST की जो लड़के नंबर ला रहे हैं उनके बराबर आ रहे हैं, तो भी उनको अपनी कैटेगरी में ही, महिला कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अब इसमें फोर्थ ग्रेड में दूसरा सिस्टम है, क्योंकि पर्याप्त महिला कैंडिडेट मिले हैं, तो इसमें जो आपकी सीट्स है वहाँ पे, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो चाहे अनारक्षित वर्ग हो, उसमें जनरल की सीट्स में महिला अभ्यर्थी जा सकती है। तो ST में लगभग 500 प्लस अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी जनरल सामान्य की सीट्स यानी पुरुष ST की सीट ले रही है, ठीक है। तो इसमें फुलफिल नहीं होगा क्योंकि अभी पर्याप्त अभ्यर्थी मिल रहे हैं। अगर पर्याप्त एक महिला अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, तो सर्वप्रथम उनको कैटेगरी में, उनकी कैटेगरी में समायोजित किया जाता है, फिर जनरल में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे पर्याप्त कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो जनरल में से सीटें लेगी और खुद की कैटेगरी की सीटें अलग से रहेगी। और इसके अलावा स्पष्टीकरण बता रखा है कि इसमें बता रखा है, विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी जो भी OBC कैटेगरी में क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल वाला सिस्टम चलता है, नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र अपने पति की जो इनकम है उसको बेसिस नहीं बनाना है, यानी अपने फादर की इनकम के आधार पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस परियोजनार्थ अमान्य होगा, यह ध्यान रखना विशेष रूप से। यानी जो भी OBC में नॉन क्रिमिलियर है महिला, तो उसकी जो इनकम है वो अपने पिता की इनकम होनी चाहिए, ना कि पति की। वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कार्मिक विभाग की अधिसूचना है 13 जनवरी 2016 के अकॉर्डिंग महिलाओं हेतु कितना आरक्षण है, 30% है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसमें से 8% आपका विडो का होता है और 2% होता है आपका डाइवर्स का, यानी प्रत्येकता का। तो 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% तो आपका विधवा का, 2% प्रत्येकता का होता है, यानी प्रत्येकता विवाह विच्छिन्न महिला होती है, जो तलाक ले लेती है। श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है, यदि विज्ञापित पदों के लिए पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की प्रत्येकता विवाह विच्छिन्न महिला से भरा जाएगा। हालांकि मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि अगर इनमें से विडो में ये पर्याप्त महिला नहीं मिल पाती है, तो उसको डाइवर्स से इंटरचेंज कर दिया जाता है। अगर डाइवर्स से पर्याप्त नहीं मिल पाती है, तो उसको विडो से इंटरचेंज कर दिया जाता है आपस में। अगर दोनों नहीं मिल पाती है तो सामान्य महिलाओं से भरा जाता है। अगर सामान्य महिलाएं भी नहीं मिलती है, तो उनको सामान्य रिलेवेंट कैटेगरी के सामान्य पुरुषों से भरा जाता है। लेकिन इस फोर्थ ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अभ्यर्थी हैं। और इसके अलावा है कि विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम, यह महत्वपूर्ण है, विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिवेडों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वेद विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं प्रत्येकता महिला, यानी जो डिवोर्स है उसके लिए विवाह विच्छेद महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश या डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यानी जो प्रत्येकता महिला है उसको न्यायालय का आदेश या डिक्री देनी होगी, तभी वो वैलिड होगी। प्रत्येकता महिला विवाह विच्छेद
को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश डिग्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। यानी ये महत्वपूर्ण है, यानी जो आपकी अंतिम तिथि थी लास्ट मार्च या स्टार्ट अप्रैल के आसपास थी, तो अंतिम तिथि अप्रैल स्टार्ट में 2025 तक आपके पास में न्यायालय का विवाह विच्छेद डिग्री का आदेश आपके पास आ जाना चाहिए, तभी आप वैलिड है, अदरवाइज आप वैलिड नहीं है। और इसके अलावा है, अब भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बात करते हैं। पहले ये 12 जिले के सरिया को देखते हैं। तो 12 जिले के सरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक 16 जनवरी 20 के अकॉर्डिंग 12 जिले के सहरिया जाति, यानी जो सहरिया होता है 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील है, तो सहरिया जाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ दे होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर वो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ही इनको सहरिया क्षेत्र में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे वैकेंसी काफी अच्छी थी, यानी प्रत्येक कैटेगरी में काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे दी गई थी, यानी लगभग 7,000 7,500 के आसपास हमें वैकेंसी दी गई है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट काफ़ी कम मात्रा में मिले हैं। लगभग 33 से 50 कैंडिडेट ही प्रत्येक कैटेगरी से मिले हैं, चाहे वो जनरल, SC, ST, EWS, MBC, ठीक है, सभी जातियों से 33 से 50 के आसपास मिले। तो यहाँ पे जो ज़्यादा नुकसान अभ्यर्थियों को नहीं होगा। जनरल के अलावा जो अदर कैटेगरी है उनको ज़्यादा जो सामान्य सीटें हैं वो कम माइनस की जाएगी, क्योंकि पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिले हैं। और इसमें से लगभग 2,000 कैंडिडेट वेरिफिकेशन करवाएंगे, काफ़ी एब्सेंट रहेंगे, तो और भी आपको फायदा होगा। इसमें रीजन ये होता है कि एक्स सर्विसमैन जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ दिया जाता है। अगर कोई अभ्यर्थी किसी पोस्ट को राजस्थान सरकार में ज्वाइन कर लेता है तो वो सामान्य सरकारी कर्मचारी या सामान्य अभ्यर्थी माना जाता है। उसको अगर आगामी कोई भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, तो उसको सामान्य अभ्यर्थी के रूप में कंसिडर किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, उसको एक बार ही एक्स सर्विसमैन का लाभ दिया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा। यानी अगर कोई भी अभ्यर्थी है, अगर उसके गार्जियंस भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन है, तो उनको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं दे होगा, केवल खुद होना चाहिए। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम के द्वारा 12.5% था, लेकिन अभी जो आपका 12 जनवरी 2025 को अमेंडमेंट आया उसमें 15% इसमें कर दिया गया है। अब इसमें देखना होगा कि सीटें इनकी यथावत रखी जाती है, बढ़ाई जाती है, जो भी स्थिति है उससे कोई ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्त अभ्यर्थी यहाँ पे है नहीं। और कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक यानी 7 दिसंबर 2022 की अधिसूचना है। उसके अकॉर्डिंग पहले जो वैकेंसी आती थी वो जनरल यानी अनारक्षित जनरल से माइनस की जाती थी। अब पर्टिकुलर कैटेगरी में वैकेंसी अलग अलग आती है, तो उसी कैटेगरी से इनको माइनस किया जाएगा। तो प्रग वर्ग वार अनुसार कैटेगरी वाइज क्षतिज होगा। किसी वर्ष विशेष में, यह महत्वपूर्ण है, अगर किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों के अनु यानी अगर पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों अगर पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अकॉर्डिंग भरी जाएगी, यानी सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में आकर्षित की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यापक हो जाएगी, ठीक है, यानी लैप्स हो जाएगी, नई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। और इसमें एक जो बोल्ड कर गया महत्वपूर्ण है, कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1 अगस्त 21 के अकॉर्डिंग भूतपूर्व सैनिक के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है और अभिप्रेत है, यानी वो व्यक्ति राजस्थान में होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अन्य बाहरी राज्यों को एक्स सर्विसमैन का लाभ नहीं दिया जाएगा। उक्त अधिसूचना के अकॉर्डिंग राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखें जो बोल्ड कर रखा है, यानी आपके जो कंफ्यूजन है, जो इन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए इस एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अहर्क उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हों तो 5% की इनको छूट दी जाती है मिनिमम में, यह है इसके कहने का तात्पर्य। और अब बात करते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी के बारे में, यह महत्वपूर्ण है, यानी स्पोर्ट पर्सन को देखते हैं। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DOP 21 नवंबर 2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का, यानी जो कुल रिक्तियां होती है आपकी उसका 2% स्पोर्ट पर्सन के लिए दी जाती है। इसमें किसी कैटेगरी के लिए स्पेशल वैकेंसी नहीं दी जाती है, कॉमन वैकेंसी होती है। जो टॉप कैंडिडेट होते हैं, जैसे आपके 819 फोर्थ ग्रेड में वैकेंसी है, तो 819 टॉप अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, चाहे वो कौन सी कैटेगरी के कितने भी अभ्यर्थी आ सकते हैं। 2% आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रूप से है, अर्थात आवेदक जिस वर्ग सामान्य वर्ग या आरती EWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो, MBC हो का होगा, उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर, यानी इसका कहने का तात्पर्य है जो अभ्यर्थी जिस कैटेगरी में सेलेक्टेड हो रहा है, तो
यानी चाहे कौन सी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी है, इसमें कितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हो किसी यानी कितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे चयन किया जा सकता है। जो जो अभ्यर्थी जिस कैटेगरी से जितने सेलेक्टेड होते हैं उनकी सीटें जनरल सामान्य से माइनस कर दी जाती है। और इसमें नेक्स्ट है, आरक्षित पदों यदि पात्र में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। यानी अगर पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो सामान्य प्रक्रिया से भरा जाता है। और ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं की जाती है, यानी आगे नहीं अग्रेसित नहीं फॉरवर्ड नहीं की जाती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें, ये मत पड़े, जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F531 DOP दिनांक 21 नवंबर 2019 के अनुसार नीचे दिए गए तालिका में वर्णित योग्यता रखता है। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त वर्णित योग्यता से इतर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी को उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी योग्यता वो देखते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो अधिसूचना देरी की, उसका मतलब यह है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने, यानी पहली कंडीशन तो यह है कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने चाहिए उत्कृष्ट खिलाड़ी भी। और इसके अलावा आपके जो एक्स सर्विसमैन है वो भी राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। और टीएसपी एरिया वाले कैंडिडेट भी राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, तभी उनको कंसिडर किया जाएगा आरक्षण नियमों के अंतर्गत। और जो विधवा है, पृथकता है, वो भी राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए। और जो सर्टिफिकेट है वो उनको उनके पास में होना चाहिए। तो उक्त सारणी के स्तंभ 2 में उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लेखित खेल कूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय या टूर्नामेंट चैंपियनशिप व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी योग्यता उनके पास में होनी चाहिए। तो इसमें बता रखा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम होना चाहिए, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन होना चाहिए, या एशियाई ओलंपिक परिषद OCA जिसमें एशियन गेम्स टूर्नामेंट होता है, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद है SAOC है जिसमें दक्षिण एशियन गेम्स है, जो सामान्यतः सेप गेम्स के रूप में जाने जाते हैं। अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पे खेलता है तो वो इस भर्ती के लिए वैलिड है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ है, CGF है, राष्ट्रमंडल गेम्स में कोई भाग लेता है तो वो यहाँ पे वैलिड है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको यहाँ पे वैलिड माना गया है। इसके अलावा एशियाई ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिसंघ एशियन चैंपियनशिप में भाग जिसने लिया है वो वैलिड है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ ISSF यानी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियनशिप जिसने पार्टिसिपेट किया है वो वैलिड है। और इसके अलावा लास्ट आपका एशियन स्कूल खेल परिसंघ यानी ASSF एशियन स्कूल गेम्स चैंपियनशिप जिसने पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पे वैलिड है। तो ये तो योग्यता हो गई 8। और इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास में इनके अलावा जो अन्य योग्यता भी है वो भी वैलिड है। कौन सी है, एक तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति से या टीम इस प्रकार मेडल जीता हो, यानी व्यक्ति से जीता हो या कॉम्बाइंड रूप में जीता हो, वो वैलिड है। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन NSF द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता है, या ठीक है, ये आपके पास में उपरोक्त योग्यता हो सकती है या ये भी हो सकती है। और नेक्स्ट बात करें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप या पैरा नेशनल चैंपियनशिप नेशनल गेम्स नेशनल में पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में जिसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन किया हो वो यहाँ पे वैलिड है। अब नोट दे रखा है, कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 5, उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 5 बता रखी है आपकी, जिसमें फर्स्ट में आपके 8 है और बाद में आपका और बता रखा है, तो बता रखा है। अगर वो योग्यता आपके पास में है तो आप वैलिड है। श्रेणियों के अंतर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किए हों, यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है तो बोर्ड द्वारा इस अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा, यानी जो आपकी अप्रैल के आसपास जो 2025 में आवेदन लास्ट डेट थी उस कट ऑफ डेट तक अंतिम तिथि तक आपके पास में योग्यता यानी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी अभ्यर्थी के पास में अगर किसी कैंडिडेट के पास बाद में सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है तो वो इस भर्ती में वैलिड नहीं है। अब लास्ट बात करते हैं दिव्यांगजन निःशक्तजनों के बारे में बात कर लेते हैं कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 18 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ दिया है, जिसमें आपको BLV है यानी ब्लाइंडनेस लो विजन है, हायरिंग इम्पेयरमेंट है, LDCP है, ऑटिज्म है, मल्टी डिसेबिलिटी है। तो ये व्यक्ति इसमें वैलिड है। 4-5 प्रकार के इसमें आपके दिव्यांगजन बता रखे हैं। नेक्स्ट है कि दिव्यांगजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज ओरिजेंटल रूप से, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग जो भी वर्ग है, जैसे आपका स्पोर्ट पर्सन में जो
आरक्षण नियमों के तहत भर्ती की जाती है, सेम इसमें की जाएगी। यानी इसमें जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कैटेगरी में की वैकेंसी यहाँ पे डिवाइडेड नहीं कर रखी है। चाहे एलडीसीपी में जैसे किसी भी कैटेगरी कितने भी कैंडिडेट आ सकते हैं, लेकिन जो पीएस में ये स्पोर्ट पर्सन में से एक कट ऑफ निकाली जाती है, लेकिन जो आपका पीएस कैटेगरी का होता है उसमें जितनी भी कैटेगरी डिवाइड कर रखी है उनकी अलग अलग कट ऑफ निकाली जाती है। और अंतिम तिथि आपकी जो अप्रैल 25 में अंतिम तिथि थी, जब तक आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए और 40% से ज़्यादा, 40% या 40% से ज़्यादा आपकी जो डिसेबिलिटी है वो होनी चाहिए। और जो आपका वेरिफिकेशन किया किया जाएगा उसमें आपका सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका डॉक्टरी टीम होगी उसके माध्यम से आपके सर्टिफिकेट को और आपको प्रत्यक्ष रूप से चेक किया जाएगा, तभी आपको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो अभ्यर्थी है, जो पीएच कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी चाहे विडो हो, इसके अलावा आपका डाइवर्स हो, एक्स सर्विसमैन हो, पीएच कैंडिडेट हो, स्पोर्ट पर्सन हो, ओटीएसपी के बारे में बात कर चुके हैं, सरिया के बारे में बात कर चुके हैं। जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट है कि जो क्वालिफिकेशन दे रखी है इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग, तो आपका जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास में सर्टिफिकेट, जो भी आपकी डिग्री है, आदेश है कोर्ट न्यायालय के, वो आपके पास में होने चाहिए, तभी आप लोग इसमें वैलिड है, अन्यथा आप वैलिड नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।